अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स, उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज है जी निम्रा अहमद के मुकम्मल नावल जन्नत के पत्ते की 5वीं किस्त को एंजॉय करने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही आज के एपिसोड में से अपने फेवरेट डायलॉग्स और सीन मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा। शुक्रिया। शाम के साए गहरे पड़ रहे थे जब वो स्मांजी यूनिवर्सिटी पहुंची। स्मांजी अमरा की जामिया थी। वहां 4-5 माह के एक सेमेस्टर की फ़ीस भी $10,000 से कम न थी। शहर से दूर मज़ाफ़ात में वाक़या वो कदर गोलाई में तामीर करदा इमारत बहुत पुरसुकून दिखती थी। चूँकि वो जगह इस्तांबुल शहर से तकरीबन 45 मिनट के फासले पर थी, इसलिए स्मांजी में डे स्कॉलर्स नहीं होते थे। इसके तमाम तलबा और तालिबात बशमूल हाले नूर जैसे लोगों के, जिनके घर इस्तांबुल में ही थे, हॉस्टल में रिहाइश पजीर थे। यूनिवर्सिटी की इमारत से दूर बर्फ़ से ढके मैदानों में एक जगह थोड़े थोड़े फासले पर ऊंची इमारतें खड़ी थी। वो इनके रिहायशी डोरम ब्लॉक्स थे। अंग्रेज़ी हर्फ एल की शक्ल में खड़ी 3-3 मंजिला इमारतें, जिनके कमरों के आगे बालकोनियाँ बनी थीं। 6 कमरे एल की एक लकीर पर थे और 6 दूसरी लकीर पर थे। तुम्हारा कमरा दूसरी मंजिल पे है, हाले ने इसका सामान गाड़ी से निकालते हुए बताया। हया और डीजे दूसरा बैग घसीट कर ला रही थी। एल की शक्ल का डोरम ब्लॉक, जिसको हाले B1 कह रही थी, के बाहर गोलाई में चक्कर खाती सीढ़ियां खुले आसमान तले बनी थीं, जो ऊपर तक ले जाती थीं। लोहे की इन सीढ़ियों के हर 2 जीनों के दरमियान खला था और जीनों पर बर्फ़ की मोटी तह। ज़रा सा पाँव फिसले और आपकी टांग इस गैप में से नीचे फिसल जाए। वो तीनों गिरती पड़ती बामुश्किल हया का सामान ऊपर लाईं। कमरा तो अच्छा है, हम यहाँ रहेंगे। हया ने हाले की थमाई चाबी से अपनी डॉर्मेट्री का दरवाज़ा धकेला तो बेख्तियार लबों से निकला, हम नहीं, सिर्फ तुम, क्योंकि खतीजा का ब्लॉक B2 है, वो जो सामने है। इसने उंगली से दूर बर्फीले मैदान में बनी इमारत की जनब इशारा किया। क्या मतलब, मैं इधर अकेली? वो दंग रह गई। बाद में तुम बदलवा सकती हो, डोरम ऑफिसर से कहकर। अभी तुम आराम करो। हर कमरे में 4 स्टूडेंट्स होते हैं। हर स्टूडेंट की टेलीफोन एक्सटेंशन इसके मेज़ पे होती है। आजकल छुट्टियां हैं, अक्सर तालिबे इल्म अपने घर गए हुए हैं, तो तुम्हारा कमरा खाली है। मगर तुम जाकर अपने बेड पर ही सोना, क्योंकि तुर्क लड़कियों के बिस्तर पर कोई सो जाए तो वो बहुत बुरा मानती हैं। कोई मसला हो तो मेरा डोरम ब्लॉक B4 में है, ओके? मुस्कुराकर वो बोली तो हया ने सर इस बात में हिलाया। डीजे ने बेचारगी से इसे देखा और हाले के हमरा सीढ़ियाँ उतरने लगी। हाले, सुनो, इस इमारत के पीछे क्या है? किसी ख्याल के तहत इसने पुकारा। हाले मुस्कुराकर पलटी और बोली, जंगल। फिर वो दोनों जीनें उतरने लगीं। हया एक झुरझुरी लेकर पलटी और अंदर कमरे में कदम रखा। कमरा खूबसूरती से आरास्ता था। हर दीवार के साथ एक एक डबल स्टोरी बंक रखा था। अमूमन ऐसे बंक्स में नीचे एक बेड और ऊपर भी एक बेड होता है, मगर इसमें नीचे बड़ी सी राइटिंग टेबल बनी थी। इसके साथ ही लकड़ी की सीढ़ी ऊपर जाती थी, जहाँ एक आरामदाह बेड था। मेज़ पर एक टेलीफोन रखा था। वो चारों बंक्स को देखती अपने नाम की मेज़ की कुर्सी खींचकर नढाल सी बैठ गई। वो एक थका देने वाला दिन साबित हुआ था, मगर अभी वो थकन की बजाय अजीब सी उदासी में घिरी थी। गैर मुल्क, गैर खित्ता, गैर जगह और तन्हा कमरा, जिसके पीछे जंगल था। इसे जाने क्यों बेचैनी होने लगी। वह फ्रेश होने के लिए उठी और दरवाजे की तरफ बढ़ी ताकि बाहर कई बाथरूम ढूंढे। अभी इसने दरवाज़ा खोला ही था कि 2 कमरे छोड़कर एक कमरे का दरवाज़ा खुला और इसमें से एक लड़का बैग उठाए बाहर निकला। इसने जल्दी से दरवाज़ा बंद किया और फिर मुकफल कर दिया। गर्ल्स हॉस्टल में लड़का? अगर पाकिस्तान में होती तो यकीनन यही सोचती, मगर ये बात तो स्पांजी के प्रॉस्पेक्टस में पढ़ चुकी थी कि वो मखलूत हॉस्टल था। अलबत्ता एक कमरे के अंदर सिर्फ एक सिंफ वाले अफराद ही रह सकते थे। वो बददिल सी होकर वापस कुर्सी पर आ बैठी। सामने वाली दीवार पर एक सफ़ेद और स्याह तस्वीर आवेजा थी। पेंसिल से बनाया गया वो खाका एक कुल्हाड़े का था, जिसके फल से खून की बूंदें गिर रही थी। खाका बेरंग था, मगर खून के कतरों को बेहद शोख सुर्ख रंग से बनाया गया था। इसने झुरझुरी लेकर दूसरी दीवार को देखा। वहाँ एक लड़की के चेहरे का बेरंग पेंसिल से बना खाका टंगा हुआ था। वो तकलीफ की शिद्दत से आंखें मीचे हुए थी
इसकी गर्दन पर छुरी चल रही थी और इससे भड़कीले सुर्ख खून के कतरे टपक रहे थे। वो मुस्तरब सी उठ खड़ी हुई। इन तस्वीर वाली दीवारों के साथ लगे बंक की मेज पर बहुत से चाकू और छुरियां कतार में रखे थे। हर साइज, हर किस्म और हर धार का चाकू, जिनके लोहे के फल मध्यम रोशनी में भी चमक रहे थे। वो एकदम बहुत खौफजदा होकर बाहर लपकी। कॉरिडोर में बहुत अंधेरा था। दूर नीचे बर्फ से ढके मैदान दिखाई दे रहे थे। वो तेजी से सीढ़ियों की जानिब बढ़ी। जैसे ही इसने पहले जीने पर कदम रखा, ऊपर छत पर लगा बल्ब एकदम जल उठा। वो ठटक कर रुकी और गर्दन घुमाई। कॉरिडोर खाली था, वहाँ कोई नहीं था। फिर बल्ब किसने जलाया? इसकी गर्दन के पुष्ट के बाल खड़े होने लगे थे। धड़कते दिल के साथ वो पलटी और जीने उतरने लगी। तभी एकदम ठाक की आवाज़ के साथ ऊपर कोई दरवाज़ा बंद हुआ। इसने पत्थर बन जाने के खौफ से पीछे मुड़कर नहीं देखा और तेज़ी से सीढ़ियाँ फलांगती चली गई। आखिरी जीने से उतरकर इसने जैसे ही बर्फ़ पर कदम रखा, ऊपर बालकनी में जलता बल्ब बुझ गया। बाहर ज़ोरों शोर से बर्फ़ गिर रही थी। ताज़ा पड़ी बर्फ़ से इसके कदम फिसलने लगे थे। सफ़ेद सफ़ेद गाले इसके बालों और जैकेट पर आ ठहरे थे। वो गिरते पड़ते डीजे के ब्लॉक B2 की तरफ बढ़ रही थी। इसे पहली दफ़ा अपनी मांगी गई किसी दुआ पर पछतावा हुआ था। काश आज ये बर्फ़ न पड़ती। B2 की दूसरी मंजिल की बालकनी में वो दम लेने को रुकी। इसे मंजिल याद थी, मगर कमरे का नंबर भूल चुका था। इसने होंठों के गिर्द हाथों का प्याला बनाकर ज़ोर से आवाज़ दी, डीजे तुम कहाँ हो? डीजे, डीजे। एक दरवाज़ा झट से खुला और किसी ने हाथ से पकड़कर इसे अंदर खींचा। अगर तुम 2 मिनट मज़ीद ताख़ीर करती तो मैं मर चुकी होती हया। डीजे भी इसकी तरह तन्हा और खौफज़दा लग रही थी, मगर इसके कमरे में आकर हया का सारा खौफ उड़न छू हो चुका था। डरो मत, तुम्हारे लिए तो आई हूँ। मुझे पता था तुम अकेली डर रही होगी, वरना मेरा क्या है, मैं तो कहीं भी रह लेती हूँ। वो लापरवाही से शाने उचकाकर बोली। फिर बेख्तियार जमाई रोकी। खौफ ख़त्म हुआ तो नींद तारी होने लगी। मगर डीजे, मैं सोऊंगी किधर? इन 3 खाली बेड्स पर कांटे बिछे हुए हैं क्या? मगर हाले ने कहा था कि तुर्क लड़कियां। फ़िलहाल यहाँ ना हाले है और ना ही तुर्क लड़कियां। मगर अल्लाह तो देख रहा है ना। गैर मुल्क में इसका सोया हुआ खौफ खुदा जाग उठा था और मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला हाले को पता नहीं लगने देगा। अब बिस्तर में घुसो और सो जाओ। खुदा जाने मुझे किस पागल कुत्ते ने काटा था जो तुर्की आ गई। आगे झील, पीछे जंगल, इतनी वहशत। डीजे कंबल में लेटे बुड़बुड़ाई जा रही थी। नींद से तो वो भी बेहाल होने लगी थी। सो डीजे के करीबी बंक की सीढ़ियाँ फैलाकर ऊपर कंबल में लेट गई। हया, वो कच्ची नींद में थी जब डीजे ने इसे पुकारा। इसकी पलकें इतनी बोझल थीं कि इन्हें खोल नहीं पा रही थी। सामने वाले कमरे में बड़े हैंडसम लड़के रहते हैं, मैंने इन्हें कमरे में जाते देखा था। अच्छा, इसका जहन गनूदगी में डूब रहा था। और सुनो, वो पिलाव इतना बुरा भी नहीं था, हमें सिर्फ सफ़र की थकान के बायस बुरा लगा था। और सुनो, मगर डीजे की बात मुकम्मल होने से ही कब्ल वो सो चुकी थी। दरवाजे पर मध्यम सी दस्तक हुई तो वो सरियत से कुर्सी से उठी। एक नज़र सोती डीजे पर डाली, दूसरी अपने ज़ेरे इस्तेमाल बंक पर, जो दोबारा से बिना सिलवट और शिकन के बनाया जा चुका था और जिस पर तुर्क लड़कियों के एतमाद के खून किए जाने की कोई निशानी बाकी न थी, और दरवाज़ा खोल दिया। सलामुन अलैकुम एक्सचेंज स्टूडेंट्स। हाले नूर हशाश बशाश सी मुस्कुराती खड़ी थी। वो यूं थी गोया धुली हुई चांदनी। स्याह स्कार्फ चेहरे के गिर्द लपेटे, हल्की सब्ज लंबी जैकेट तले सफ़ेद जीन्स पहने, शाने पर बैग और हाथ में चाबियों का गुच्छा पकड़े वो पूरी तैयारी के साथ आई थी। वालेकुम अस्सलाम। आओ हाले। मैं तुम्हारे डोरम में गई थी, मगर तुम इधर नहीं थी। मैंने अंदाज़ा किया कि तुम यहीं होगी। हाले ने अपना बैग मेज़ पर रखा और कुर्सी खींचकर नफासत से बैठी। हाँ, मैं अल सुबह ही इधर आ गई थी। डीजे की याद आ रही थी। खतीजा सो रही है? हाले ने गर्दन ऊंची करके ऊपर देखा, जहां डीजे 2 मोटे कंबल गुठरी की सूरत खुद पर डाले सो रही थी। हाँ, और शायद देर तक सोती रहे। ओह, मैंने सोचा था कि तुम्हारे फ़ोन रजिस्टर करवाने चलेंगे आज। तुर्की में गैर मुल्की फ़ोन पर तुर्क सिम कार्ड 1 हफ्ते के बाद ब्लॉक हो जाता है। हाँ बिल्कुल, तुम लोग जाओ और मेरा फ़ोन भी ले जाओ। मैं अभी 2 घंटे मज़ीद सोऊंगी। कमलों के अंदर से आवाज़ आई तो हाले मुस्कुरा दी। मुस्कुराते हुए इसके चमकते सुरमई आंखें छोटी हो जाती थीं। चलो हया, हम दोनों चलते हैं।
वो दोनों साथ साथ खड़ी हो गई थी। हया सुबह अपने कमरे में जाकर फ्रेश हो आई थी। अभी वो स्याह चूड़ीदार पजामे और टखनों तक आती स्याह लंबी कमीज में मलबूस थी। शिफॉन का दुपट्टा गर्दन के गिर्द मफलर की तरह लपेटे और ऊपर लंबा स्याह स्वेटर पहने हुई थी, जिसके बटन सामने से खुले थे। कुछ दिन मेरी खुशकिस्मती के दिन होते हैं जब मेरे पास कार होती है, और कुछ दिन बदकिस्मत दिन होते हैं जब मेरे पास कार नहीं होती, और आज मेरा खुशकिस्मत दिन है, हाले ने उठते हुए बताया। अभी हम करीबी दुकान में जाएंगे। अगर वहाँ से फ़ोन रजिस्टर ना हुए तो जवाहर चलेंगे, इसके बाद वहाँ से जहांगीर। जवाहर? हया ने आईब्रो उठाई। जहांगीर को इसने किसी तुर्क का नाम समझकर नज़रअंदाज कर दिया। जवाहर शॉपिंग मॉल है, यूरोप का सबसे बड़ा और दुनिया का छठा बड़ा शॉपिंग मॉल। ओह अच्छा, जैसे पार्क टावर्स। ऊपर कंबलों से आवाज़ आई। पार्क टावर? हाले ने गर्दन उठाकर खतीजा के कंबलों को देखा। हमारा पार्क टावर्स एशिया के सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल में शुमार होता है, वो गनुदा आवाज़ में बोली। नाइस। हाले स्ताई से मुस्कुराकर बाहर निकल गई। हया ने इसके जाने की तसल्ली कर ली, फिर लपक कर पीछे आई और सीढ़ी पर चढ़कर डीजे का कंबल खींचा। ये पार्क टावर्स एशिया का सबसे बड़ा मॉल कब से हो गया? इसने कौन सा जाकर चेक कर लेना है, थोड़ा शो मारने में क्या हर्ज है? डीजे गड़ाप से फिर कंबल में घुस गई। हाले ड्राइव करती हुई मुतासब सी बार बार माजरत कर रही थी। फ़ोन रजिस्टर नहीं हो सकते थे। अविया की दुकान पहले तो मिली नहीं, दूसरी मोबाइल कंपनियों की दुकानें ही हर जगह थीं। यूं जैसे आपको जोंग की दुकान की तलाश हो और हर तरफ यू फ़ोन की दुकानें हो। बामुश्किल एक दुकान मिली तो इसका मैनेजर शॉप बंद करके जा रहा था। लाख मिन्नतों पर भी इसने दुकान नहीं खोली और चला गया। अब हाले मुसलसल शर्मिंदगी का इजहार कर रही थी। बस करो हाले, बाद में हो जाएगा ये काम, अब मुझे शर्मिंदा मत करो। खैर तुम्हारा दूसरा काम तो करूं, जहांगीर चलते हैं। हाले ने गहरी सांस अंदर खींची। गाड़ी सड़क पर रवां दवां थी और वह खिड़की के बाहर हर सुबह बर्फ़ दिखाई दे रही थी। तुम एड्रेस दिखाओ, हम पहुंचने वाले हैं। किधर? हया ने नासमझी से ड्राइव करती हाले को देखा। जहांगीर, और किधर? वहाँ क्या है? तुम्हारी आंटी का घर। कल कहा जो था कि तुम्हें ले जाऊंगी, सुबह बताया भी था, तुम भूल गई। तुम मुझे इधर लेके जा रही हो? वो हक्का बक्का रह गई। हाँ ना, अब एड्रेस बताओ। स्ट्रीट नंबर तो मुझे याद रह गया था, आगे बताओ। ओह हाले, इसने हड़बड़ाकर पर्स से वो मुड़ा तुड़ा सा कागज़ निकाला। इसने कागज़ पर देखा, इस इलाके का नाम CIHANGIR जहांगीर लिखा था। वो इससे जहांगीर पढ़ती रही थी। अब इसे याद आया कि तुर्कों का सी जीम की आवाज़ से पढ़ा जाता था। अगर इसे ज़रा सा भी अंदाज़ा होता कि इधर जाना है तो वो तोहफ़े ही उठा लेती जो अम्मा ने भेजे थे। ज़रा अच्छे कपड़े ही पहन लेती, थोड़ा सा मेकअप ही कर लेती। लो, ये तो सामने ही था, अब तुम जाओ, मुझे इधर थोड़ा काम है। मेरा नंबर तो तुमने फ़ोन में फीड कर लिया है ना? जब फारिग हो तो मुझे कॉल कर लेना, मैं आ जाऊंगी। घंटा तो मुझे लग ही जाएगा, फिर खाना साथ खाएंगे। गाड़ी रुक चुकी थी। हया ने बेतौहजी से इसकी हिदायत सुनी और दरवाज़ा खोलकर नीचे उतरी। इसके दरवाज़ा बंद करते ही हाले गाड़ी जन से भगा कर ले गई। वो एक खूबसूरत छोटा सा बंगला था। बैरूनी चार दीवारी की जगह सफ़ेद रंग की लकड़ी की बाड़ लगी थी। गेट भी लकड़ी की बाड़ का बना था। गेट के नीचे छोटा सा बागीचा था और इसके आगे वो बंगला। बंगले की गुलाबी छत मखरूती थी। दाखिली सफ़ेद दरवाज़ा ज़रा ऊंचा था। इस तक पहुंचने के लिए 2 स्टेप्स बने थे। स्टेप के दोनों अतराफ खुश रंग फूलों वाले गमले रखे थे। तो ये थी वो छोटी सी जन्नत जिसमें वो रहता था और जिसे बाहर निकलने का इसने कभी ना सोचा था। वो गेट को धकेल कर पत्थरों की रोश पर चलती इन स्टेप्स तक आई। ऊंचे सफ़ेद दरवाजे पर सुनहरे रंग की तख्ती लगी थी। सिकंदर शाह, वो तुर्क हिज्जों में लिखा नाम इसके फूफा का ही था। घंटी की तलाश में इसने इधर उधर निगाह दौड़ाई। इस घर में बहुत सी लकड़ी की खिड़कियां बनी थीं और शायद कोई खिड़की खुली थी जिससे मुसलसल एक ठक ठक की आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई हथौड़े या कुल्हाड़े को लकड़ी पर जोर से मार रहा हो। इसने कपकपाती उंगली घंटी पर रखी और सुनहरी डोर नाप के चमकते धात में अपना अक्स देखा। काजल से लबरेज बड़ी बड़ी स्याह आंखें, दोनों शानों पर फिसलकर नीचे गिरते लंबे बाल और सर्दी से सुर्ख पड़ती नाक। वो स्याह लिबास में चीनी की मूरत लग रही थी, घबराई हुई परेशान सी मूरत। इसने घंटी से उंगली हटाई तो ठक ठक की आवाज़ बंद हो गई। चंद लम्हे बाद लकड़ी के फर्श पर कदमों की चाप सुनाई
दी। कोई अनजानी जुबान में बुड़बुड़ाता दरवाज़ा खोलने आ रहा था। वो लब काटते हुए किसी मुजरिम की तरह सर झुकाए खड़ी थी। जब दरवाज़ा खुला, चौखट पर बिछे डोर मैट पर इसे दरवाज़ा खोलने वाले के नंगे पाँव दिखाई दिए। इसकी निगाहें धीरे से ऊपर उठती गईं। ब्लू जीन्स और ऊपर ग्रे स्वेटर में मलबूस वो एक हाथ में हथौड़ी पकड़े खड़ा था। स्वेटर की आस्तीनें इसने कोहनियों तक मोड़ रखी थी और इसके कसरती बाजू झलक रहे थे। हया ने धीरे से चेहरा उठाकर इसे देखा। इसका सांस लम्हे भर को साख्त हुआ। वो वैसा ही था जैसा अपने बचपन की तस्वीर में लगा करता था। वही भूरे माइल बाल जो बहुत स्टाइलिश अंदाज में माथे पे गिरते थे, पुरकशिश आंखें, उठी हुई मखरूक नाक, सुनहरी रंगत के तीखे नकूश। वो माथे पर तेवरी लिए आंखें सुकेड़े इसे देख रहा था। बिलाशुबा वो बहुत हैंडसम था। सन कमसिन, इसने तुर्क में कुछ पूछा तो वो चौंकी। सबीन सिकंदर का घर यही है? जी यही है। वो अंग्रेजी में बताकर सवालिया जांचती निगाहों से इसका चेहरा देखने लगा। इसे लगा वो बास्फोरस के पुल पर हथेलियां फैलाए खड़ी है और नीले पानियों को छूकर आती हवा इसके बाल पीछे को उड़ा रही है। वो किसी गहरे ख्वाब के ज़ेरे असर थी, हसीन ख्वाब के। मैं इनकी मेहमान हूँ, पाकिस्तान से आई हूँ। वो अटक अटक कर बोल रही थी। इसके सामने इसकी सारी खुद एतमादी हवा हो गई थी। एकदम वो खुद को बहुत कमज़ोर महसूस करने लगी थी। कैसी मेहमान? इसका अंदाज़ उखड़ा उखड़ा सा था, जैसे वो किसी ज़रूरी काम में मसरूफ़ था जिसमें हया मुखल हुई थी। मैं हया हूँ, हया सुलेमान। इसने पुरउम्मीद निगाहों से जिहान सिकंदर को देखा कि अभी इसका नाम सुनकर इसकी पुरकशिश आंखों में शनासाई की कोई रमक। कौन हया सुलेमान? इसके कदमों तले बास्फोरस का पुल शक हुआ। वो बेदम सी नीचे गहरे पानियों में जा गिरी थी। कौन हया सुलेमान? ये आवाज़ दोहराते हुए वो सुन सी होती इसे देखे गई थी। इसकी पलकें झपकना भूल गई थीं। इस शख्स के चेहरे पर ज़मानों की अजनबियत और बेजारी थी। पहचानने या ना पहचानने का तो सवाल ही न था। जिहान सिकंदर तो इससे वाकिफ़ ही न था। कौन मादाम? इसने कदरे उकता कर दोहराया। हया ने खफीफ सा सर झटका, फिर लब बीच लिए। मैं सबीन फुफ्फो से मिलने आई हूँ। इनके भाई सुलेमान की बेटी हूँ। वो जानती हैं मुझे। ओके, अंदर आ जाओ। वो शाने उचकाकर वापस पलट गया। वो झिझक कर ऊपर जीने पर चढ़ी। पायदान को देखकर कुछ याद आया तो फौरन पैर जूतों से निकाले और लकड़ी के फर्श पर कदम रखा। फर्श बेहद सर्द था। दूर राहदारी के इस पार जहां इसने जिहान को जाते देखा था, वहां से हथौड़ी की ठक ठक फिर से शुरू हो चुकी थी। वो राहदारी अबूर करके किचन के खुले दरवाजे में आ खड़ी हुई। अमरीकी तर्ज का किचन नफासत से आरास्ता था। एन वस्त में गोल मेज़ के गिर्द 4 कुर्सियों का फूल बना था। एक जानिब काउंटर के साथ वो हया की तरफ पुश्त किए खड़ा था। इसके हाथ में हथौड़ी थी जिसे वो ऊपर कैबिनेट के खुले दरवाजे के जोड़ पर जोर जोर से ज़रबे मार रहा था। वो चंद लम्हे के लिए शशोपंच के बाद ढीठ बनकर आगे आई और कदरे आवाज़ के साथ कुर्सी खींची। वो बेख्तियार चौंक कर पलटा। ड्राइंग रूम में। खैर। वो नागवारी से लब बीच कर वापस कैबिनेट की तरफ मुड़ गया। इसने एक हाथ से कैबिनेट के दरवाजे के जोड़ पर किसी शय को पकड़ रखा था और दूसरे से हथौड़ी मार रहा था। हया सुलेमान ने ज़िंदगी में कभी इतनी तज़लील महसूस नहीं की थी। मॉम, मॉम। चंद लम्हे गुजरे तो वो इसी तरह काम की तरफ मतवज्जो, चेहरे पर ढेरों संजीदगी लिए पुकारने लगा। वो उंगलियां मरोड़ती टांग पर टांग रखे सर झुकाए बैठी थी। दफतन चौखट पर आहट हुई तो सर उठाया। राहदारी से बर्तन हाथ में लिए सबीन फूफो इसी पल किचन में दाखिल हुई थीं। कंधों तक आते बॉब कट बाल और खुले लंबे स्कर्ट के ऊपर सुरमई स्वेटर पहने वो कुछ बोलती आ रही थी। इसे बैठा देखकर ठठक कर रुकी। हया, मेरा बच्चा, तुम कब आई? बर्तन काउंटर पर तकरीबन गिरा कर वो वहलाना अंदाज में इसकी तरफ लपकी। वो जो जिहान की सर्द महर रवैये पर बददिल से बैठी थी, गड़बड़ा कर उठी। बहुत गर्म जोशी से इसे गले लगाकर उन्होंने इसकी पेशानी चूमी, फिर बेहद मोहब्बत और अपनायत भरी नम आंखों से मुस्कुराकर इसका चेहरा देखा। फातिमा ने बताया था कि तुम कुछ रोज़ तक आओगे मिलने। मैं सोच रही थी कि तुम थकन उतार लो तो मैं खुद ही तुमसे मिलने आऊँगी। कैसी हो तुम? कितनी प्यारी हो गई हो। वो इसके साथ वाली कुर्सी पर बैठी मोहब्बत से इसका हाथ थामे कह रही थीं। मैं ठीक हूँ फूफो, आप कैसी हैं? वो बदबक मुस्कुराती इन्हीं की तरह अंग्रेज़ी में गुफ्तगू कर रही थी। तुम कितनी बड़ी हो गई हो, आंखें तो बिल्कुल सुलेमान भाई जैसी हैं।
लोग कहते हैं मेरी आंखें मेरी अम्मा से मिलती हैं फूफो। वो हल्का सा जता गई। भाई मुझे तो तुम मेरे भाई का ही अक्स लगती हो। और सब कैसे हैं? वो एक एक का हाल पूछे गई। वो सबकी खैरियत बताकर कहने लगी, आप दावर भाई की शादी में नहीं आई? दावर भी कितना बड़ा हो गया है, माशाल्लाह शादी भी हो गई। कैसी रही शादी? मैंने वीडियो देखी थी तुम्हारी। इसने चौंक कर इन्हें देखा। कौन सी वीडियो? इसका सांस रुकने लगा। एकदम ही कमरे में बहुत घुटन हो गई थी। वो जो दावर के वलीमे पर स्टेज पर बनाई गई थी। तुमने रेड फ्रॉक पहन रखी थी। मैंने रोहेल की फेसबुक पर देखी थी। रोहेल से कांटेक्ट है आपका? इसकी रुकी सांस एक खुशगवार हैरत के साथ बहाल हुई। और आप फेसबुक यूज़ करती हैं? वो इन दोनों की जानिब पुश्त किए कैबिनेट के दरवाजे पर इसी तरह ज़रबे लगा रहा था। हाँ, बस रोहेल की एल्बम्स देखने के लिए करती हूँ। तुम इस्तेमाल करती हो फेसबुक? नहीं, पहले करती थी, फिर छोड़ दिया। मुझे ये सोशल नेटवर्क्स पसंद नहीं है। हर शख्स आपकी ज़िंदगी में झांक रहा होता है। इंसान की कोई प्राइवेसी ही नहीं रहती। ओह हया, तुम जिहान से मिली? एकदम ख्याल आने पर उन्होंने गर्दन फेर कर अपने बेटे को देखा, जो चेहरे पर ढेरों सख्ती लिए अपने काम की जानिब मतवज्जो था। जिहान, तुम हया से मिले हो? ये सुलेमान भाई की बेटी और रोहेल की बहन है, तुम्हारी फर्स्ट कज़न। मिल चुका हूँ। वो अब झुक कर दराज से कील निकाल रहा था। ये रिश्तेदारियां याद रखने के मामले में बहुत पुअर है। वैसे कोशिश तो करता है और इसे रिश्ते याद भी रहते हैं। दरअसल फूफो, इंसान को रिश्ते तब याद रहते हैं जब इनके माँ बाप इसे रिश्ता याद दिलाएं। बच्चों का क्या कसूर? सारा कसूर तो वालिदैन का होता है। अगर वालिदैन ही औलाद को कभी रिश्तेदारों से ना मिलवाएं तो इल्ज़ाम किसके सर पर रखा जाए? सबीन फूफो का जोशो खरोश से दमकता चेहरा धीमा पड़ गया, मगर वो इसी तरह तलखी से कहती जा रही थी। जिहान अब भी काम में मसरूफ़ था। मसलन अब आप लोग हैं, आप कई दहाइयों से इधर मुकीम हैं और शायद आपका वापस आने और अपने खूनी रिश्तों से मिलने का दिल ही नहीं चाहता, तो है ना ये अनफेयर नहीं? फूफो का चेहरा सफ़ेद पड़ गया, लट्ठे की मानद सफ़ेद और फीका। फिर वो बदबख्त ज़रा सा मुस्कुराई और हौले से सर झटका। ठीक ठीक कह रही हो, बस कभी आ ही नहीं सके। वो अब मुतमईन थी। अपने लहजे पर इसे कतन अफसोस ना हुआ था। ये इन लोगों की बेरुखी थी जिसके बायस इसका इनसे ताल्लुक़ एक सवालिया निशान बनकर रह गया था। वो ज़मीन और आसमान के दरमियान मुअल्लक़ थी। किसी के मनकूहा होकर भी ख़ानदान के लड़के इससे उम्मीद लगाए बैठे थे। इस कड़वी दवाई का ज़रा सा जायका ये ज़िम्मेदारान भी तो चखें, जिन्हें अपने बेटे को ये बताना याद रहा था कि वो इसकी कज़न है। और बस दफ़तन इसकी निगाह फ्रिज के ऊपर रखे फ़ोटो फ्रेम पर पड़ी। इसमें खुश शक्ल और दरमियानी उम्र के साहब मुस्कुरा रहे थे। सर पे आर्मी कैप और खाकी वर्दी के कंधों पर सजे तमगे और फूल सितारे। ये फूफा हैं? वो गर्दन उठाकर हैरत से तस्वीर देखने लगी। सबीन फूफो ने इसकी निगाहों के ताक़ुब में देखा और धीरे से सर हिला दिया। इंसान को रिश्ते तब याद रहते हैं जब इसके माँ बाप इसको रिश्ते याद दिलाएं। वो पलटे बिना खासा जताकर बोला तो हया चौंकी। वो तो इसे इतना लाताल्लुक़ समझ रही थी। इसका ख्याल था कि जिहान ने इसकी तल्ख़ बातों पर ध्यान नहीं दिया, मगर नहीं, वो तो बज़ाहिर नज़रअंदाज किए सब सुन रहा था। वो ज़रा सी मोहताज सी होकर सीधी हुई। मेरा मतलब है फूफा आर्मी में थे? पाकिस्तान आर्मी में? नहीं। जिहान हथौड़ी स्लेब पर रखकर आगे बढ़ा और फ्रिज पर रखा फ्रेम हाथ से गिरा दिया। तस्वीर वाली तरफ फ्रिज की छत पर सजदा रेज हो गई। हया, तुमने खाना तो नहीं खाया ना? मैं बस लगा रही हूँ। फूफो अब संभल कर दोबारा से हशाश बेशाश सी हो गई थी। हया जवाब दिए बिना तहीर से फ्रिज के ऊपर औंधे मुंह गिरे फ्रेम को देखे गई। इसके एक सवाल के जवाब में जिस बदमिजाजी से जिहान ने फ्रेम गिराया था वो अभी तक इस पर गंग थी। मम्मी, आपका कैबिनेट तैयार है। वो कैबिनेट का दरवाज़ा खोल बंद करके चेक कर रहा था। थैंक यू जिहान। और बाथरूम का नल भी। फूफो ने गोल मेज़ पर पिलाव का बड़ा सा प्याला रखते हुए याद दिलाया। आय हाय, फिर वही बदमज़ा पिलाव। वो खफीफ सी सर झटक कर रह गई। रहने दे फूफो, मैं कोई अगर मगर नहीं। मैं तुम्हारे लिए कुछ ख़ास नहीं बना सकी, इसलिए अब इनकार करके मुझे शर्मिंदा मत करना। जिहान अब दराज से एक डब्बा निकालकर अंदर रखी चीज़ें उलट पलट कर रहा था। दफातन डोरबेल बजी। जिहान ने रुक कर राहदारी की सिमत देखा, फिर डब्बा वहीं छोड़ा और बाहर निकल गया। शुरू करो हया। फूफो ने मुस्कुराती आंखों से इसे देखते हुए प्लेट इसे थमाई। इसने शुक्रिया कहकर चावल और थोड़ा सा लोबिया का मसाला पेट में निकाला। राहदारी के उस पार जिहान किसी मर्द के साथ तुर्क में कुछ बोल रहा था।
दोनों की मध्यम सी आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। दूसरे ही चमचे में वो पिलाव इसे मज़ेदार लगने लगा था। डीजे ठीक कह रही थी, इनको खाना सिर्फ सफ़र की मतली के बायस बुरा लग रहा था। फूफो, आपके हाथ में बहुत जायका। हया इसका चमचा पकड़े मुंह तक जाता हाथ और बात दोनों रुक गए। बेहद बेयकीनी से इसने गर्दन मोड़ी। जिहान राहदारी से इसे पुकारता चला आ रहा था। क्या इस मगरूर और बददिमाग आदमी को इसका नाम याद रह गया था? जी, वो बमुश्किल बोल पाई। वो किचन के खुले दरवाजे से अंदर आया तो हया ने देखा इसके हाथों में एक अध खुले गुलाबों का बुके और एक सफ़ेद कार्ड था। क्या तुम यहाँ रहने आई हो? वो इसके सामने खड़ा सख्ती से पूछने लगा। नहीं। वो सांस रोक के इन सफ़ेद गुलाब के फूलों को देख रही थी। ये इसके लिए नहीं हो सकते थे। नहीं, हरगिज़ नहीं। तो फिर अपने वैलेंटाइन को हमारे घर का पता देने की क्या ज़रूरत थी? इसने तुर्क में किसी गैर मुहज़्ज़ब लफ्ज़ से इस नामालूम शख्स को नवाजा और गुलदस्ता और कार्ड इसके सामने मेज़ पर तकरीबन फेंकने वाले अंदाज में रखा। नहीं, मैंने नहीं। वो फटी फटी निगाहों से फूलों के ऊपर गिरे सफ़ेद कार्ड को देखे गई, जिस पर लिखे हरूफ नुमाया थे। फॉर माई लव, हयात सुलेमान, फ्रॉम योर वैलेंटाइन। और वैलेंटाइन डे में हफ्ता 10 दिन बाकी थे। इसे याद था। ये यहाँ भी पहुँच गया। जिहान अपना टूल बॉक्स खोले खड़ा चीज़ें उलट पलट कर रहा था। किचन में एक शर्मिंदा सी खामोशी छाई हुई थी। दफतन मेज़ पर रखा हया का मोबाइल बज उठा। इसने चौंक कर देखा, घर से कॉल आ रही थी। इसने कॉल काटी और उठ खड़ी हुई। हया, बैठो बच्चे। फूफो ने इसे रोकना चाहा। मेरी फ्रेंड कॉल कर रही है। वो बाहर आ गई है शायद। चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़। हालांकि फूफो की शक्ल से साफ जाहिर था कि वो जानती हैं कि फ़ोन इसकी दोस्त का नहीं था, मगर उन्होंने सर हिला दिया, कहने को जैसे कुछ बाकी न रहा था। वो कुर्सी धकेलकर तेज़ी से बाहर निकल आई। मेज़ पर सफ़ेद गुलाब पड़े रह गए। डोरमेट पर इसके जूते यूं ही पड़े थे। इसने इनमें पाँव डाले तो देखा एक कागज़ इन पर गिरा हुआ था। हया झुकी और वो कागज़ उठाया। वो किसी कोरियर कंपनी की रसीद थी, जो गालबन शायद जिहान ने दस्तखत करके वहीं फेंकती थी। वो रसीद उलट पलट करती देखती तेज़ कदमों से गेट अबूर कर गई। वो फूल आज ही की तारीख में किसी AR ने बुक करवाए थे। A से अहमद और R से। वो धीरे धीरे सड़क किनारे चलने लगी। रसीद अभी तक इसके हाथ में थी। वो घंटा भर पहले तक खुद इस बात से नावाकिफ़ थी कि वो जहांगीर जा रही है। फिर इस AR को कैसे इल्म हुआ? क्या वो इसका पीछा कर रहा था? क्या इसका ताक़ुब किया जा रहा था? लेकिन एक पाकिस्तानी ऑफिसर की एक गैर मुल्क में इतने ज़राए कैसे हो सकते थे? सिर्फ इसे तंग करने के लिए इतनी लंबी चौड़ी मनसूबाबंदी कौन करेगा? वो कॉलोनी के सिरे पर नस्ब बेंच पर बैठ गई। इसकी निगाहें बर्फ़ से ढकी घास पर जमी थीं। इसे हाले के आने तक यहीं बैठना था। इसने अगले रोज़ ही डोरम ऑफिसर हकान से बात करके अपना कमरा बदलवा लिया था। अब वो डीजे के कमरे में मुंतकिल हो चुकी थी। कमरे में तीसरी लड़की एक चीनी नज़ाद लिंग लिंग थी। इसका पूरा नाम इतना लंबा और पेचीदा था कि इसने यूरोप के लिए अपना नाम चेरी रख लिया था। वो एक्सचेंज स्टूडेंट थी और PhD कर रही थी। चौथी लड़की एक इसराइली यहूदी टाली थी, दफतन टाली के दरख्त की तरह लंबी चौड़ी और घुंघराले बालों वाली। वो भी एक्सचेंज स्टूडेंट थी। और इसके साथ वाले कमरे के फ़लस्तीनी एक्सचेंज स्टूडेंट्स, जो हैंडसम लड़के का जिक्र डीजे ने पहले रोज़ किया था, से गाड़ी छीनी थी। वो फ़लस्तीनी लड़के और वो इसराइली लड़की हर जगह साथ साथ नज़र आते थे। कैंपस की सीढ़ियाँ हों या हॉस्टल का कॉमन रूम, वो चारों साथ ही होते थे। इनके पासपोर्ट चेक करवाओ, या तो ये इसराइली नहीं है या वो फ़लस्तीनी नहीं है। इतना इत्तेहाद और दोस्ती, तौबा है भाई। डीजे जब भी इनको साथ देकर आती यूं ही कुर्ती रहती। हया ने अभी इन लड़कों को नहीं देखा था, ना ही इसे शौक था। तमाम ममालिक के एक्सचेंज स्टूडेंट्स पीर तक पहुंच गए थे। वहाँ किसी को किसी एक्सचेंज स्टूडेंट का नाम मालूम नहीं होता था। बस ये फ़लस्तीनी है या चाइनीज़ है या नारोवेंजियन है, ये डच है और ये दोनों पाकिस्तानी हैं। इनको 1 से 4 मज़ामीन लेने का इख्तियार था। डीजे ने 2 लिए जबकि हया ने 4 लिए। चौथे माह के इख्तिताम पर इम्तहान देने की पाबंदी थी और ये 5 माह लाजमन तुर्की में गुजारने की पाबंद थी। बाकी चाहे हॉस्टल में रहो चाहे ना रहो, चाहे सारी रात बाहर गुजारो, कोई पूछने वाला न था। खूब मज़े थे। स्बांजी में क्लास के अंदर लड़कियों के स्कार्फ पर पाबंदी थी। तो ये हाले नूर क्या करती होगी? हया ने डीजे से तब पूछा जब वो दोनों नमाज के बहाने क्लास में दिखाई जाने वाली तुर्की की तारुफी प्रेजेंटेशन से खिसक कर आई थीं और अब प्रेयर हॉल में बैठी चिप्स खा रही थीं। वो क्लास में स्कार्फ उतार कर ही जाती है।
डीजे चिप्स कुतरते हुए बता रही थी। वो दोनों चौंकड़ी मारकर कारपेट पर बैठी थीं। एक तरफ अलमारी में कुरान और इस्लामिक कुतुब के नुस्खे सजे थे, दूसरी तरफ बहुत से स्कार्फ और स्कर्ट्स टंगे हुए थे। जीन्स वाली तुर्क लड़कियां स्कर्ट पहनकर नमाज पढ़ लेती और फिर बाद में वो स्कर्ट वहां लटका कर चली जाती। इस्तांबुल के हर जनाना प्रेयर हॉल में ऐसे स्कार्फ और स्कर्ट्स लटके होते थे। मज़े की है ये हाल नूर भी, वो उंगली से बाल पीछे करते हुए कह रही थी। इसने भी ब्लू जीन्स के ऊपर गुलाबी स्वेटर पहन रखा था। पाकिस्तान में ताया फुरकान की डांट के डर से वो जीन्स नहीं पहन सकती थी, लेकिन शुक्र कि यहाँ वो लोग नहीं थे और वो ज़िंदगी को अपनी मर्जी से लुत्फ़अंदोज़ होकर गुजार रही थी। परसों तुम अपनी फुप्पो के घर गई थी, कैसा ट्रिप रहा? अच्छा रहा, फुप्पो ने पिलाव बनाया था। वो वाकई इतना बदमज़ा पकवान नहीं है जितना हम समझे थे। मैं तो पहले ही कह रही थी। जब प्रेयर हॉल में भी खूब बोर हो गई तो बाहर निकल आई। सर्द नम हवा धीमी लय में बह रही थी। हरी घास पर स्पांजी की गोल सी इमारत पूरे वकार के साथ खड़ी थी, जैसे एक गोलाई की शक्ल में बने घर को हैट पहना दी जाए। शीशे के ऊपर दाखिली दरवाज़ों के सामने सीढ़ियाँ बनी थीं। सीढ़ियों के दोनों अतराफ सब्ज़ा फैला था। वो दोनों फाइलें थामे जीने उतर रही थीं जब डीजे ने इसका शाना हिलाया। ये जो आखिरी सीने पर 3 लड़के खड़े हैं ना, ये वही फ़लस्तीनी लड़के हैं। देखो, टाली भी इनके साथ है। इसने हवा से चेहरे पर आते बाल पीछे हटाए और देखा। वो हैंडसम और खुश शक्ल से लड़के सीढ़ियों के किनारे खड़े बातों में मसरूफ़ थे। आओ, इनसे मिलते हैं। मुझे दिलचस्पी नहीं है, तुम जाओ, मुझे ज़रा काम है। वो खटखट जीने उतरती आगे बढ़ गई। डीजे ने इसे नहीं पुकारा। वो इन फ़लस्तीनियों की जानिब चली गई थी और वो यही चाहती थी कि डीजे से दोस्ती अपनी जगह, मगर फ़िलहाल वो खूब आज़ादी से इस्तांबुल को खोजना चाहती थी, अकेली और तन्हा। तकरीबन घंटा भर बाद वो अपने कमरे से खूब तैयार होकर निकली और पथरीली सड़क पर चलने लगी। इसने ब्लू जीन्स के ऊपर एक तंग स्टाइलिश सा घुटनों तक आता सुर्ख कोट पहन रखा था। शदीद सर्दी के बावजूद नंगे पाँव में 5 इंच ऊंची सुर्ख पेंसिल हील पहनी थी। रेशमी बाल हवा से शाने पर उड़ रहे थे और गहरे काजल के साथ रस भरी की तरह सुर्ख लिपस्टिक। इसे सुर्ख लिपस्टिक हमेशा से पुरकशिश लगती थी और आज इसे मालूम था कि वो बहुत हसीन लग रही है। बस स्टॉप आ चुका था जब बादल ज़ोर से गरजे। ये बस स्टॉप यूनिवर्सिटी के अंदर ही था। स्पांजी की हीरोइन गोरसल थी। गोरसल बस सर्विस वो स्पांजी के तुलबा के लिए ही चलती थी और इन्हें इस्तांबुल शहर तक ले जाती थी। हाले ने इसे गोरसल का शेड्यूल रटवा दिया था। जिस दिन तुम्हारी गोरसल छूटी, तुम्हें हाले नूर बहुत याद आएगी, इसने सख्ती से ताकीद करते हुए कहा था। गोरसल अपने मुकर्ररा वक्त से एक लम्हा ताख़ीर नहीं करती थी और अगर आप चंद सेकंड्स भी देर से आए तो गोरसल चली गई। अब 2 घंटे बैठकर अगली गोरसल का इंतज़ार करें। जब वो गोरसल में बैठी तो आसमान पर स्याह बादल इकट्ठे हो रहे थे। जब गोरसल ने बासफोरस का अजीम और शान पुल पार किया तो मोटी मोटी बूंदें पानी में गिर रही थी और जब वो टॉक्सिम स्क्वायर पर उतरी तो इस्तांबुल भीग रहा था। टॉक्सिम स्क्वायर इस्तांबुल की एक मरकज़ी चौक था। वहाँ ऐन वस्त में अतातुर्क समेत तारीखी शख्सियात के मुजस्मे नस्ब थे। मुजस्मा आज़ादी एक तरफ हरा भरा सा पार्क था और दूसरी तरफ मेट्रो ट्रेन का ज़ेरे ज़मीन स्टेशन। वो बस से उतरी तो बारिश तड़ातड़ बरस रही थी। मोटे मोटे कतरे इस पर गिर रहे थे। उस सीने पर बाजू लपेटे तेज तेज सड़क पार करने लगी। गीली सड़क पर ऊंची हील से चलना दुश्वार हो गया था। चंद ही लम्हों में वो पूरी तरह भीग चुकी थी। ज़ेरे ज़मीन मेट्रो स्टेशन तक जाती वो चौड़ी सीढ़ियाँ सामने ही थीं। वो तकरीबन दौड़कर सीढ़ियों के दहाने तक पहुँची ही थी कि चटक की आवाज़ आई। वो लड़खड़ाई और गिरते गिरते बची। इसकी दाएं सैंडल की हील दरमियान से टूट गई थी। टूटा हुआ 2 इंच का टुकड़ा बस अटका हुआ साथ लटक रहा था। इसने खफ्फत से इधर उधर देखा। लोग मसरूफ अंदाज में छतरियां ताने गुजर रहे थे। शुक्र कि किसी ने देखा नहीं था। बारिश इसी तरह बरस रही थी। इसके बाल मोटी गीली लटों की सूरत चेहरे के अतराफ में चिपक गए थे। इसने कोफत से टूटे जूते के साथ जीना उतरना चाहा, मगर ये नामुमकिन था। झुंझुलाकर वो झुकी, दोनों जूतों के स्टेप्स खोले, पाँव इनमें से निकाले और जूते स्टेप से पकड़कर सीधी हुई। नीचे ट्रेन पहुंचने का शोर मच गया था। वो भागते हुए नंगे पांव जीने उतरने लगी। इसके पहलू में गिरे हाथ से लटके दोनों जूते इधर उधर झूल रहे थे। मेट्रो का टिकट 1.5 लीरा का था, चाहे जिस स्टेशन पर भी उतरो। वो टिकट लेकर जल्दी से ट्रेन में दाखिल हुई ताकि किसी के महसूस करने से कबल ही मोतबर बनकर जूते पहनकर बैठ जाए। मेट्रो में नशिस्तें दोनों दीवारों के साथ सीधी कतार में थीं। खड़े होने वालों के लिए ऊपर रॉड से हैंडल लटक रहे थे। वो एक हैंडल को पकड़े भीड़ में से रास्ता बनाने लगी। इसकी नज़र कोने की एक खाली नशिस्त पर थी।
मगर आगे चलते शख्स ने गोया रास्ता रोक रखा था। जब तक वो कोने वाली नशिस्त पर बैठा नहीं, वो आगे नहीं बढ़ सकी। फिर इसके बैठते ही धम से इसके बराबर की जगह पर आ बैठी। वो स्याह सूट में मलबूस शख्स शनासा सा लगा। लम्हे भर को इसका सांस रुक सा गया। वो जिहान सिकंदर था। बहुत कीमती और नफीस स्याह सूट में मलबूस, जेल से बाल पीछे किए, वो चेहरे पर ढेरों संजीदगी लिए अखबार खोल रहा था। ब्रीफकेस इसने कदमों में रख दिया था। वो मथीर सी बैठी सामने देखे गई। कनखियों से इसे वो चेहरे के सामने अखबार फैलाए नजर आ रहा था। सामने वाली कतार और इनकी कतार के दरमियान जगह ऊपर लगे हैंडल पकड़कर खड़े होने वाले लोगों से भरने लगी। वो इस अजीब इत्तफाक पर इतनी शशदर बैठी थी कि हाथ से लटकते जूते भूल ही गए। याद रहा तो बस यही कि वो कितना करीब मगर कितना दूर था। वो इसे कैसे मुखातिब करे, और अगर वो इसे देखे बिना ट्रेन से उतर गया तो? इसका दिल डूबने लगा, मगर वो तो शायद इसे पहचाने भी ना। इस सर्द महर कम गो शख्स से इसे यही तवक्को थी। चंद पल सरके ही थे कि जिहान ने सफ़ा पलटने की गर्ज से अखबार नीचे किया और अंगूठे से अगले सफ़े का किनारा मोड़ते हुए एक सरसरी निगाह पहलू में बैठी लड़की पर डाली। फिर सफ़ा पलटकर अखबार की जाने मतवज्जो हो गया, लेकिन अगले ही पल वो जैसे रुका और गर्दन मोड़कर दोबारा इसे देखा। इसकी भीगी मोटी लटें रुखसारों से चिपक गई थीं। पानी के कतरे थोड़ी सी नीचे गर्दन पर गिर रहे थे। वो इसके मतवज्जो होने पे भी सांस रोके सामने देखे गई। ओह हया! वो हैरत भरी आवाज़ जैसे कहीं दूर से आई थी। हया ने धीरे से पनके इसकी जानिब उठाई। काजल की लकीर मिटकर नीचे बह गई थी। तब भी इन उदास आंखों में अजीब सहर दिखता था। जिहान सिकंदर, वो बदवक्त रस्मन मुस्कुराई। हया, कैसी हो? अकेली हो? कहने के साथ जिहान ने इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई। वहाँ कोई मुसाफिर हया का हमसफ़र नहीं लग रहा था। जी, अकेली हूँ। मैंने ये भी पूछा है कि कैसी हो? मुस्कुराते हुए अपनाइयत से कहते हुए वो अखबार तय करने लगा। वो जो इसके लिए हथौड़ी और मेखे नहीं रख सकता था, अब अखबार रख रहा था। या खुदा, ये वही जिहान सिकंदर था। मम्मी तुम्हें याद कर रही थी। तुम फिर कब आओगी घर? अखबार एक तरफ रख कर अब वो पूरी तरह हया की जाने मतवज्जो था। वो यकटिक इसे देखे गई। बस शायद कुछ दिन। कुछ कहने की सही में इसे महसूस हुआ। जिहान की निगाहें इसके हाथ पर फिसली थीं और बेशतर इसके कि वो छुपा पाती, वो देख चुका था। जूते को क्या हुआ है? इतनी सर्दी में नंगे पाँव बैठी हो? लाओ दिखाओ जूता। वो खफा हुआ था या फिक्रमंद, इसे सोचने का मौका ही न मिल सका। जिहान जूता लेने के लिए झुका तो इसने बेबसी से टूटी हील वाली सैंडल सामने की। ये तो अलग होने वाला है। इसके हाथ से जूता लेकर अब वो इसे उलट पलट कर देखने लगा। हया ने बेचैनी से पहलू बदला। जिहान, रहने दो, ठहरो, शायद ये जुड़ जाए। वो झुककर दूसरे हाथ से ब्रीफकेस में से कुछ निकालने लगा। जिहान, लोग देख रहे हैं, ये पकड़ो ज़रा। वो सीधा हुआ और जूता हया को थमाया। फिर हाथ में पकड़ा टेप खोला। काफ़ी लंबा सा स्टेप खोलकर दांत से काटा। हया ने जूता सामने किया। इसने एहतियात से हील के नीचे लटकते हिस्से को ऊपर के साथ जोड़ा और इसके गिर्द चक्रों में टेप लगाता गया। अब पहनो। मरहमशुदा सैंडल को इसने झुककर हया के कदमों में रखा। हया ने इसमें पाँव डाला और स्टेप बंद करने झुकी ही थी कि ज़ोर पड़ने पर दोबारा से चटका हुआ वो हील का टूटा हिस्सा सिरे से ही अलग हो गया। ओह! वो मुतासफ हुआ। कोई बात नहीं। हया को शर्मिंदगी ने आ घेरा था। ये वो सर्द महर और तल्ख जिहान नहीं, बल्कि ये कोई अपना अपना सा शख्स था। वो जवाब देने की बजाय झुक गया था। हया ने गर्दन तीछी करके देखा। वो अब बूट का तस्मा खोल रहा था। इससे पहले कि वो इसे रोक पाती, जिहान अपना बूट उतार चुका था। पहन लो, बाहर ठंड है, सर्दी लग जाएगी। अब वो जुराबें उतारकर अपने ब्रीफकेस में रख रहा था। इसका अंदाज आम सा था, जैसे वो रोज़ ही मेट्रो में किसी न किसी को अपने जूते दे देता हो। नहीं, रहने दो, मैं अभी मार्केट से नया ले लूँगी। मगर तुम क्या करोगे? तुम तो ऑफिस जा रहे हो ना? जिहान ने ज़रा सा मुस्कुराकर सर इस बात में हिलाया। ऑफिस के काम से सिसली जा रहा हूँ। फिर मैं तुम्हें जूते वापस कैसे करूँगी? पता नहीं कब तुम्हारे घर आऊँ। और तुम अभी अकेली कहीं नहीं जा रही। अगला स्टेशन सिसली है। इधर हम 7 मॉल से जूता खरीदेंगे, फिर मैं अपने बूट वापस ले लूँगा। मगर तुम्हारे ऑफिस का काम? मैं नंगे पाँव काम पर जाकर क्या करूँगा? वो धीरे से मुस्कुराया। वो पहली बार हया के लिए मुस्कुरा रहा था। वो यकटिक काजल की मिटली स्याही वाली आंखों से इसे देखे गई। इसके चेहरे से चिपकी मोटी गीली लटें अब सूखने लगी थीं और थोड़ी से गिरते पानी के कतरे खुश्क हो चुके थे। जूते पहन लो, लोग अब भी देख रहे हैं।
वो चौंकी, फिर खफीफ सा सर झटका और दोहरी होकर बूट पहनने लगी। वो जब भी समझती कि जिहान लातल्लुकी से बैठा है, इसकी बात नहीं सुन रहा, वो इसको वही फिक्रा लौटा दिया करता था। वो सीधी हुई तो जिहान अखबार खोल चुका था। अजीब धूप छांव जैसा शख्स था। सिसली के स्टॉप पर मेट्रो से उतरते वक्त हया ने देखा जिहान बहुत आराम से इसके आगे नंगे पांव चल रहा था। इसके अंदाज में कोई खफत, कोई झिझक न थी। वो दोनों खामोशी से सीढ़ियां चढ़ने लगे। चंद जीने बाद ही ऊपर सीढ़ियों के इख्तिताम पर सड़क और खुला आसमान दिखाई देने लगा। वो जिहान के दाएं तरफ थी। आखिरी सीढ़ी चढ़ते हुए इसने देखा ज़मीन पर एक कील निकली पड़ी थी। इससे बेशतर के वो मुतला कर पाती जिहान का पाँव इस कील के नोकदार हिस्से पर आया। जब इसने दोबारा पाँव उठाया तो इसकी एड़ी से खून की नन्ही सी बूंद निकल गई थी। इसने बेख्तियार जिहान के चेहरे को देखा। वो सुकून से सीध में देखता तेज तेज चल रहा था।